हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीई की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस। बेसिकली इस वाली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, साथ में डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी मेथड, एक्टिविटी मेथड और पीयर ट्यूटोरिंग और साथ में आईसीटी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। बेसिकली इस टॉपिक में हमारी जो अप्रोच होती है पढ़ाने की, स्टूडेंट सेंटर जो अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं टीचिंग में, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी यूनिट्स चैनल पे डली हुई है, लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल खुशबू गोयल 01 या फिर टेक ओवर स्टडी पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो उसको डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर डले हुए हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। न्यू एग्जाम पैटर्न की आपने अभी तक देख ली होगी, नहीं देखी होगी, नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे और फिर जाके आप वो वाली वीडियो चेक करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म की। सभी को कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग पता चल गया होगा, जैसे आप टीचिंग फील्ड में आए होंगे तो कंस्ट्रक्टिविज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। नई नई चीज़ों को जब एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगाते हैं और खुद चीज़ों को लर्न करते हैं, वो होता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब नॉलेज को खुद से क्रिएट करना इज कंस्ट्रक्टिविज्म। ओन लर्निंग, खुद से लर्न करना, खुद से क्रिएट करना। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो है सेल्फ लर्निंग करते हैं और साथ में ये जो है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड होती है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप नॉलेज का ऑन लर्निंग से सीखते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म में। हमारे जो पियाजे थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था, हमारे पहला उन्होंने स्कीमास के बारे में बात की थी। स्कीमास क्या होता है, जब हम कोई चीज़ हमें बताई जाती है हम उसी को अप्लाई करते हैं सेम ही वे में। जैसे हमें दिखाया गया कुत्ता, तो हमने देखा कि उसके 4 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है, ऐसे करके। फिर हमने दोबारा किसी नए कुत्ते को देखा तो हम उस कुत्ते से उसको क्या कर पाएंगे, रिलेट, और उससे समझ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्कीमा। जब हम अपने स्कीमा में कुछ चीज़ें और चेंज करके लाते हैं तो वो आ जाता है हमारा एसिमिलेशन। और जब हम अपने स्कीमास को मॉडिफाई कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी हम उसको मॉडिफाई करके कुछ न्यू नॉलेज को गेन करते हैं, वो हो जाता है अकोमोडेशन। मतलब न्यू नॉलेज को गेन करना। तो ये भी क्या होता है, हमारा एक तरीके का कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, क्योंकि हमें एक नॉलेज प्रोवाइड की गई थी, उसी में चेंज करके हमने एक और न्यू नॉलेज से रिलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है वाइगॉत्स्की भी एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और उन्होंने सोशलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना था। जो भी ये थ्योरी थी हमने साइकोलॉजी में पढ़ी थी, तो इसके बारे में अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मेन चीज़ पे आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की क्या एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहला तो हम लर्निंग करते हैं, सेल्फ लर्निंग करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। उसके बाद न्यू एक्सपीरियंस को हम इंटरप्रेट भी करते हैं, हमने सीखा हम उसको अप्लाई भी करते हैं। उसके बाद अकोमोडेशन मतलब नए नए चेंजेस लाते हैं अपने जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी में, और उसी से हम न्यू नॉलेज पे रिलेट कर पाते हैं। उसके बाद लर्नर सेंटर्ड होता है। ये लर्नर सेंटर मतलब इसमें लर्नर अपनी नॉलेज को खुद से ही कंस्ट्रक्ट करता चला जाता है। मोटिवेशन इसमें होती है, मतलब प्रॉपर्ली मोटिवेट करेंगे तो अच्छे से कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी अप्लाई हो पाएगी। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है और साथ में कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, सब मिलजुल के एक साथ अच्छे से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर ही रहते हो तो कुछ प्रिंसिपल्स इसमें आते हैं। रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस में क्या होता है, जब भी किसी काम को सीखना है या करना है तो उसके लिए हमें रेडी होना बहुत ज़रूरी है, तो रेडीनेस। देन फैसिलेशन, हमें कोई फैसिलिटेट तो करेगा ना उस चीज़ के लिए उत्सुक करना, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देन हमारा आ जाएगा इंस्ट्रक्शनल स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या होता है, थोड़ी सी हेल्प जो है हमें मिल जाती है किसी आउटसाइड पर्सन से या मोर नॉलेजेबल अदर से। कोई ऐसा पर्सन जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है वो हमें गाइड कर देता है या हेल्प कर देता है जहाँ हम अटकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में भी यही होता है, जब जहाँ हम अटकेंगे, जहाँ हमें हेल्प मिल जाएगी, हम अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी, हम जो है मेंटली थिंक करेंगे और उसको अपने एक्सपीरियंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग किसी भी टॉपिक की, तो हम कंस्ट्रक्टिविज्म का कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चों को हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चा उस टॉपिक से रिलेट करते हुए सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो इसमें यहाँ पर बच्चे ने कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज़ किया है।
नेक्स्ट जो है इसी में एक सब टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस है। टेलीग्राम पे मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में जो स्पून फीडिंग होती है, सब कुछ टीचर ही प्रोवाइड करती है, सब कुछ बताती भी टीचर है। स्पून फीडिंग होती है और इसमें हम अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें मेन रोल टीचर का होता है, टीचर सारी नॉलेज को पास करती है। इसमें बच्चा खुद से, टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है और बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में कन्फ्रंट नहीं किए जाते, मतलब स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं दी जाती है और इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाती है जिससे बच्चा खुद उससे बाहर निकलने की कोशिश करे। रोट मेमोरी स्टेबल नहीं होती है इसमें, और इसमें सेल्फ अटेन नॉलेज होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें कोलैबोरेटिवली काम करते हैं और इसमें इंडिविजुअली काम करते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम टेलिंग और रिकॉलिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, पहले बताएंगे फिर रिकॉल करवाएंगे और इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। नॉलेज को थ्रू एक्सपीरियंस हम कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे। इसमें प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट्स होते हैं और इसमें जो है हम प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। इसमें सीधा हमारे को मिल जाता है कि हाँ भाई ये हमने कर लिया, इसका ये एंड रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये मिला है हमें। बट इसमें हम चीज़ों को सीखते सीखते आगे पहुँचते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं और इसमें स्टैंडर्डाइज जो बना हुआ करिकुलम है उसी को फॉलो करते हुए आते थे, तो इसमें ये मेन डिफरेंस हो जाता है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ बोल लो वो है, सबसे पहले इसमें इफेक्टिव लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, लॉन्गर रिटेंशन होता है, ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं, सिस्टमैटिक लर्निंग होती है, खुद से लर्न करने की कोशिश करते हैं, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, साथ में सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो जाता है, हम एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि हमारा जो है स्ट्रक्चरल क्लासरूम, हमें उसकी प्रॉपरली फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो लैक ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासरूम हो सकता है, इसमें स्टैंडर्डाइज करिकुलम हो सकता है, ट्रेंड टीचर्स अगर नहीं है तो हम बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेंड टीचर का लैकिंग होना। ठीक है, लिमिटेड स्कोप है इस चीज़ का और डिफ़िकल्टीज आ जाती है टेस्ट करने में, तो ये पांचों जो इसकी लिमिटेशंस है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अदरवाइज इसका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एक बार कंक्लूड करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इज़ अ ग्रेट contribution of some psychologists and sociologists who have been shown the students construct their own knowledge rather than becoming the tool in the hands of traditional teacher। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा जो है सिर्फ एक टूल नहीं बन जाता टीचर का कि टीचर दे ही जा रही है, बताई जा रही है कि ये करो और टीचर उसको कॉपी, स्टूडेंट्स उसको कॉपी कर रहे हैं, बल्कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही ये होता है कि बच्चा जो है वो नई नई नॉलेज को गेन करता जा रहा है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर, एक हेल्पर की तरह काम करती है और सारी चीज़ें बाकी बच्चा ही करता है। ठीक है, उसके बाद इसी में नेक्स्ट आ जाता है डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में डिस्कवरी मेथड की। डिस्कवरी मेथड में क्या होता है, बच्चा जो है डिस्कवर करता है, थिंक करता है, एनालाइज करता है एंड देन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसमें हमारा एनालाइजिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ आ जाता है और बच्चा जो है चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही बेस्ड होता है। ये सारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा जो है डिस्कवरी के थ्रू चीज़ों को लर्न करता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन से मेथड टीचिंग के हम चाइल्ड सेंटर में इंक्लूड करेंगे, तो आप उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म डाल सकते हैं, डिस्कवरी, इंक्वायरी, सारे मेथड उसमें आ जाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, उसके बाद जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चे को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम है क्या, उसको एनालाइज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है क्या सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन लगेगा वो कोशिश करता है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस तरह से डिस्कवरिंग लर्निंग चलती है। अब डिस्कवरी मेथड के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 2 से 6 जो है उनको एक काम दिया जाता है, प्रॉब्लम के ऊपर प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर एक प्रॉब्लम दी जाती है और बोला जाता है आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाती है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, बच्चा जो है खुद चीज़ों को करके सीखता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग आप इसको कह सकते हैं। ग्रुप डिस्कवरी होती है, सब मिलके काम करते हैं तो कोलैबोरेशन भी आता है। साथ में वो चीज़ों को इंटर रिलेट करते हुए चलते हैं, कनेक्शन बनाते चलते हैं और लर्नर चीज़ों को सीखता हुआ चला जाता है हर चीज़ को। ठीक है, अगर हम बात करें एक डिस्कवरी मेथड की तो टीचर जो है थिंकिंग प्रोसेस में बच्चों को इन्वॉल्व करती है और बच्चा जब थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब वो चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। कोई क्वेरी इसके माइंड में आई है
तो वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वही हमारा डिस्कवरी मेथड होता है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग में भी एक और डिफरेंस बोला है, तो ये डिफरेंस भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ फटाफट से। स्कोप ऑफ लर्निंग की बात करें तो ट्रेडिशनल में टीचर पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों को देती है, डिस्कवरी में बच्चा खुद डिस्कवर करता है। टीचर जो है एक्टिव रोल प्ले करती है, और अगर हम डिस्कवरी में बात करें तो बच्चा स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करता है और टीचर एज अ गाइड काम करती है। हम ट्रेडिशनल पहले के समय पे डिडक्टिव अप्रोच का फॉलो करते थे, और अब हम इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। डिडक्टिव में पहले रूल बताते थे, फिर एग्जाम्पल पे आते थे। अब बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर रूल्स एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन जो है थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन, अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो थ्योरी वे में समझाते हैं, और जब डिस्कवरी में बताते हैं तो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, मीन्स प्रैक्टिकली उस चीज़ को करते हैं। ठीक है ना, उसमें जो है फीडबैक कम मिलने के चांसेस होते थे पहले वाले में, ट्रेडिशनल में, और अब जो हमारा डिस्कवरी है इसमें फीडबैक के चांसेस भी हाई होते हैं। फीडबैक ज़रूरी होता है जिससे हमें पता चल पाए कि हमने क्या गलती की है, क्या सही पार्ट हमने परफॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी मेथड के कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहले लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी जब हम खुद से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी, डीप लर्निंग होगी, हम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे, मतलब कोरिलेशन बनेगा, मोटिवेशनल लर्निंग होगी, और साथ में जो है हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कवरी मेथड से हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद डिस्कवरी मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है, तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। जूनियर स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको अपर हाई लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी बच्चों के साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो जूनियर पे डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट अप्रोच इसको कहा जाता है। और इनिशियल बेस रिक्वायर्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में ही बच्चा खुद से डिस्कवर कर लेगा, तो पहले एक बेस प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इसी वजह से। और अगर ट्रेंड टीचर नहीं है, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर है, तो भी इस मेथड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे इसके हो गए लिमिटेशन। नेक्स्ट इसी में आ जाता है हमारा इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड में क्या होता है, हमें डायरेक्ट किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है, स्टूडेंट्स इंक्वायर करते हैं टीचर से, और टीचर उन्हीं को क्या करता है, हिंट दे देता है, और बच्चे को ही कहता है या बच्चा ही इसमें आंसर तक पहुंचता है सिर्फ टीचर की हेल्प लेके। मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस इसमें होता है, बच्चा इंक्वायरी के मारे चीज़ों को पूछता चला जाता है, बट टीचर एक्चुअली में आंसर नहीं करके बच्चे को आंसर तक पहुंचा देता है। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज को डिस्कवर करते हैं उसको, चीज़ों को। अब इसके क्या फीचर्स है, सबसे पहले प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं, येस नो टाइप के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब हम इसमें जो है अपनी स्किल्स को भी डेवलप करते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, हम चीज़ों को सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। और पार्टिसिपेटिव मेथड होता है, सब पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो एब्सेंट थी, अगले दिन जब टीचर आई तो बच्चों ने कोशिश की कि हम जाने टीचर क्यों नहीं आई, बट टीचर ने खुद से नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं आई। बच्चों ने पूछा, बट टीचर ने बोला कि मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ यस और नो में आंसर करूंगी। तो बच्चों ने जैसे पूछा कि मैम आप बीमार थे, तो मैम ने बोला नो, तो बच्चे ने बोला कि मैम आप शादी में गए थे, तो मैम ने बोला यस। तो बच्चा धीरे धीरे आंसर तक खुद पहुंचने की कोशिश करता है। इसमें इंक्वायरी लेता चलता है यस नो क्वेश्चंस के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद मेन प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चे ही सॉल्व करते हैं, बट उस तक पहुंचाया टीचर के थ्रू जाता है, थ्रू यस और नो क्वेश्चंस। अब कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसमें भी बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और फिर इसमें बच्चे के अंदर एक क्वेश्चन को बनाने वाली जो नॉलेज है वो स्किल डेवलप हो जाती है, क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाता है, और वो सेल्फ लर्न करना सीख जाता है कि हाँ भाई ये नहीं है तो ये रीज़न हो सकता है। मतलब वो अपने माइंड को यूज़ कर रहा है, अपने ब्रेन को जो है एकदम उस चीज़ में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेन यूज़ हो रहा है तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में, हमने सारा मतलब ये जो चैप्टर था इसमें हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा, डिस्कवरी पढ़ा और इंक्वायरी मेथड पढ़ा। ठीक है, अब स्टूडेंट अप्रोचेज में, स्टूडेंट को पढ़ाने की अप्रोचेज में एक और मेथड आता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं और बच्चा अपनी नॉलेज से प्रोजेक्ट के लिए आंसर्स या फिर प्रोजेक्ट के लिए अपना कंटेंट रेडी करता है और उसका आंसर करने की कोशिश करता है। तो एक्टिविटीज़ करता है प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है। ठीक है ना, वो अपने खुद ही अपने आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक के लिए रिसर्च वर्क करते हैं और रिसर्च वर्क से अपने आंसर तक पहुँचते हैं, अपने सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। तो इसमें बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो जाती
जाती है। और जब लर्निंग बाय डूइंग जहाँ जहाँ आ जाएगा, बच्चा खुद से चीज़ों को करेगा, वो सारी ही स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीचर्स बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, तो सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफेक्टिव लर्निंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है, अपने प्रोजेक्ट की चॉइस होती है बच्चे के पास, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करती है, इंटरेस्टिंग मेथड होता है बहुत ही, इसमें बच्चा इंजॉय करता है, कोऑपरेटिव होता है, सब मिलजुल के, अगर प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट है, तो वो दूसरों की कोशिश करता है, दूसरों से इंटरेक्शन की, तो इंटरेक्शन भी बढ़ता है। उसके बाद जो है इसमें डेफिनेट अटेनेबल गोल्स हम बच्चा सेट करता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मैं ये चीज़ें करके इस गोल तक पहुँच पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को प्रिपेयर भी कर लेता है। अब हम बात कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट वेज में क्लासिफाइड है। पहला हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट हो जाता है। एक हो जाता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, जिसमें मैम हर एक बच्चे को एक अलग टॉपिक देती है या अलग पर्टिकुलर चीज़ें बताती है कि आपको अपने प्रोजेक्ट में ये करना है। एक होता है ग्रुप प्रोजेक्ट, जिसमें ग्रुप मिलके हम काम करते हैं। हमने बहुत बार स्कूल में किया है, मैम हमें तो हमारा फेवरेट फ्रेंड ही चाहिए अपने ग्रुप में, ऐसा होता था, बट मैम रोल नंबर वाइज बना देती थी। ठीक है, इसमें ग्रुप होता है तो ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है, और एक क्लास प्रोजेक्ट, एक पूरी क्लास को मिलके एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पर सभी बच्चे इंडिविजुअली फोकस करते हैं, बट होता वो एक साथ क्लास का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इस बेसिस पे भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें हो जाता है प्रोड्यूसर टाइप, जिसमें हमें कुछ बनाना होता है, कुछ प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है ना, कुछ प्रोड्यूस करना होता है और उसका बेनिफिट सबको मिलता है, अपने आप को भी और दूसरों की भी। एक होता है कंज्यूमर टाइप, जिसका हम बना तो देते हैं, उसकी हेल्प दूसरे बच्चों को मिलती है। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप, इसमें जो है हम कोई भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम को हम टैकल करने की कोशिश करते हैं। और एक होता है ड्रिल टाइप, इसमें हम प्रैक्टिस की फॉर्म में अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्म करते हैं। अब क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कोई ना कोई पर्पस होता है प्रोजेक्ट के लिए, एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उस तक पहुंचने का मेन रीज़न होता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, हम अपने आप अपनी फ्रीडम के साथ उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, उस प्रॉब्लम का इजी सॉल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो भी हम प्रोजेक्ट करें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ यूज़ होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम सोसाइटी की पार्ट होने के नाते सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट भी हमारी होती है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट करने में हमें जिन जिन लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उससे हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हो जाता है। उसी के बाद इसमें टीचिंग प्रोसीजर हो जाता है, किस तरह से हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट देते हैं, स्टूडेंट्स की चॉइस पूछते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 6 स्टेप में हमारा प्रोजेक्ट मेथड चलता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ना किस प्रॉब्लम पे देना है, फिर स्टूडेंट से भी पूछेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे। अब प्रोजेक्ट मेथड के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला इफेक्टिव होता है, बेटर रिटेंशन होता है, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन होता है, इंटरेस्टिंग मेथड होता है, साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब बच्चा खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, स्किल्स डेवलप होती है बच्चे की, और एक डिग्निटी ऑफ वर्क उसके अंदर आता है। सब मिलजुल के काम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी ऑफ वर्क आना शुरू हो जाता है। रोट लर्निंग से दूर ले जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसमें मिलते हैं। साथ में हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है और जो है हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, देखो मैंने बहुत बार चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, तो अगर आप किसी भी पेपर में भूल भी जाते हो, कोई भी मेथड आता है, लाइक डिस्कवरी आ गया, इंक्वायरी आ गया, तो आप ये सारे मेथड उसमें सारे के सारे पॉइंट उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी में कॉमन है। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशंस हो गए। सबसे पहला जो है हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सारे ही मेथड जिसमें हमें बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसमें टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस ग्रुप, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं, तो मिक्सअप होके जो है वो ग्रुप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिटी होती है, उस वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सपीरियंस टीचर नहीं होते तो प्रॉब्लम होती है। एक्सपेंसिव मेथड है, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट के लिए मटीरियल की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमारे लिए एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो एक्सपेंसिव मटीरियल हो सकता है।
क्वालिटी बहुत कम मिलती है, लैक ऑफ क्वालिटी हो जाती है, और अंडर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। कभी कभी ग्रुप में अगर हमने दिया है तो कुछ बच्चे उस चीज़ में परफॉर्म ही नहीं करते, तो उनकी जो है नॉलेज यूज़ भी नहीं होती है, ना ही वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और लैक ऑफ न्यूनेस, क्या होता है कि कभी कभी हम जो है चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ही कॉपी करते हुए चले जाते हैं, तो कुछ न्यू आ ही नहीं पाता, तो हमें न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के लिए अपने मेथड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बच्चों को इस तरह से गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड के बाद इसी से मिलता जुलता एक मेथड आ जाता है हमारा एक्टिविटी मेथड। ठीक है, इसमें देखो नाम से पता चल रहा है एक्टिविटी, तो हम इसमें बच्चों के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उनको कोई एक्टिविटी देते हैं या क्लासरूम में ही एक्टिविटी करवाते हैं। ठीक है ना, एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है स्टूडेंट्स को उस टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करके पढ़ाया जाता है। देखो बेसिकली छोटी क्लासेस में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें हमें करानी होती है तो हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे मैंने एक रील डाली हुई थी, उसमें डाला हुआ था कि हम बच्चों को यूट्यूब शॉर्ट्स में था, अगर हम बच्चों को इंटीजर पढ़ाना है तो हम एक एक्टिविटी करवा सकते हैं बटन से। बटन्स ले लेंगे हम डिफरेंट टाइप्स के, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो एक्टिविटी से बच्चा जो है जल्दी लर्न कर पाता है, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है, इफेक्टिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है और बच्चा उसमें अट्रैक्ट भी हो जाता है। ठीक है, फीचर्स हो जाएंगे, सेल्फ लर्निंग होगी, टीचर फैसिलिटेटर का काम करेगा, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होगा, साथ ही में एक्टिविटी अच्छी होगी तो बच्चा इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा, और इसमें जो है टीम टीचिंग भी हो सकती है, टीम में हम पढ़ा सकते हैं, तो इससे जो है एवर लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होगी। तो एडवांटेजेस भी इसी से लगा लो आप, सेम वही हो जाएंगे। बच्चे जो है एसोसिएट कर पाएगा चीज़ों को एक दूसरे से, उसकी जो है लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी, साथ में अंडरस्टैंड कर पाएगा, अपने आप को चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, अब एक्टिविटी मेथड के कुछ एडवांटेजेस और बता रखे हैं इन्होंने, जैसे कि इंटरेस्टिंग हो गया है, लाइफ स्किल्स डेवलप होगी, सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, कुछ इसके वही डिसएडवांटेजेस, सेम डिसएडवांटेज है, एक्सपेंसिव मेथड है बहुत ही ज़्यादा, क्रिएटिविटी का चांस थोड़ा कम रह जाता है क्योंकि हम जो है एक्टिविटी करवा रहे हैं और बच्चा सेम रिपीट कर रहा है और उसको न्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, और ट्रेन टीचर्स नहीं होते, वही सेम। उसके बाद टीचर्स ओवर बर्डन हो जाती है, उन्हें एक्टिविटी भी परफॉर्म करवानी है, काम भी करवाना है और चेक भी करना है, रिवैल्यूएट भी करना है, तो इससे टीचर्स के ऊपर बर्डन आ जाता है इस मेथड से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो है, मैंने भी पांचों मेथड जो बात की थी, इंक्वायरी बोल लो, डिस्कवरी बोल लो, एक्टिविटी बोल लो, प्रोजेक्ट बोल लो, ठीक है, एक्सपीरियंशियल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलो, ये सारे ही मेथड जो है हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को कराते हैं जिससे में बच्चे के अंदर बेटर डेवलपमेंट हो, लर्निंग बाय डूइंग वो कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ों को सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और टास्क को परफॉर्म करते करते हमने कुछ लर्न कर लिया, तो वो होती है हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमने कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते करते ही लर्निंग कर लिया। इसमें एक हमारी ये टेबल होती है, ये हमारा एक फ्लो होता है, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जाता है। जैसे मैंने बच्चों को छोटी क्लास को कुछ पढ़ाना है तो मैंने कंक्रीट चीज़ दिखाई, बच्चों ये बॉल है, ये सर्कल है, इसका पूरा रेडियस होता है, ये सब जो भी हम चीज़ें सिखा रहे हैं। फिर कंक्रीट एक्सपीरियंस के बाद हमने बच्चे को ऑब्जर्व कराया। बच्चे ने जब ऑब्जर्व किया तो अपनी नॉलेज को क्रिएट करेगा, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को माइंड में लाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा, देन वो एक्टिव एक्सपेरिमेंट कर देगा। और सिमिलरली ऐसे ही ये साइकिल हर एक चीज़ों पर चलती रहती है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अगर हम बात करें तो ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये डेविड ए कॉल्ब एंड जॉन फ्राई ने 1970s में ये जो है कॉन्सेप्ट को बनाया था, डेवलप किया था। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, हु इंट्रोड्यूस एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, तो आप बताएंगे डेविड ए कॉल्ब एंड जॉन फ्राई। और उसके बाद अगर बोल देते इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सबसे पहले जॉन डीवी और जीन पियाजे ने शुरू अपने जो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह का कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, और ये इसमें हम लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं सारे पॉइंट्स दोबारा रिपीट करूंगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें भी सेम चीज़ें आएंगी, लर्निंग बाय डूइंग होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलते हैं, एक्टिव लर्निंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है, इंटरेस्टिंग लर्निंग होती है, बच्चा एक्टिव रहता है, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, न्यू एक्सपीरियंसेस को हम गेन करते हैं, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को रिलेट करते हैं। ठीक है, यही पॉइंट है। इसमें लर्निंग प्रोसेस के बीच में हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, हॉलिस्टिक प्रोसेस होता है, हर चीज़ों को इंक्लूड करता हुआ चलता है। ठीक है, यही मैंने इसकी साइकिल भी बताई थी, लर्निंग साइकिल, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये जो मेन चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, तो ये
इनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं ग्रुप में भी डाल दूँगी वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके फटाफट उसको ज्वाइन कर लो और जो भी चीज़ें आती है उसको एक बार रीड कर लेना थॉरोली, ठीक है। अब टीचर का रोल क्या होता है, टीचर सेंट्रिक रोल, लेस टीचर सेंट्रिक होता है क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को एक्सपीरियंस करता है, पॉजिटिव होती है, नॉन डोमिनेटिंग होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, हम जो अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसमें हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है, लर्निंग को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट का, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ इसमें हम कर लेते हैं और साथ में मोटिवेशन भी हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है और करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है क्योंकि हम चीज़ों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हैं हम चीज़ों को अच्छे से और समझ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीकनेसेस है, एक रिजिड अप्रोच है, एक रिजिड चीज़ को फॉलो करती है। अनइकोनॉमिक है, पैसा वही पैसों का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसमें इकोनॉमिक हो जाती है। उसके बाद जो है लिमिटेड स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बेकार भी, आउटकम जो होंगे लर्निंग के वो अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, तो प्रिडिक्ट नहीं करते लर्निंग आउटकम को। इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पीयर ट्यूटोरिंग, इसमें क्या होता है आपस में ही ग्रुप में ही बच्चे की हेल्प करता है, अपने पीयर्स को ही एक तरीके से टीच करते हैं और समझाते हैं, ठीक है। लीडर टीच करता है अपने ग्रुप को, इसमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट टीचिंग होती है। मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, हम दोनों एक ही क्लास में एक साथ ही पढ़ते हैं, बट मान लो मेरे को कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से आ गया तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी फ्रेंड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा पीयर ट्यूटोरिंग। तो पीयर ने अपने ही दोस्त को एक्सप्लेन कर दिया, टीच कर दिया, ठीक है। इसमें हो जाता है पेयर में दो सेम एज के बच्चे हैं आपस में, क्रॉस एज एक बड़ा सीनियर जूनियर को, जैसे हम लोग हैं तो हमारा क्रॉस एज ट्यूटोरिंग हो गया, मैं थोड़ी आपसे सीनियर हूँ, 1-2 साल हो, 3 साल हो, 4 हो, तो हम दोनों की ऐसा हो गया, तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको दिया तो आपने उस चीज़ों को गेन कर लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लास वाइड पूरी क्लास में भी हम एक मॉनिटर है या फिर एक लीडर है वो पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरह से भी हो सकती है। फीचर्स कुछ फॉलो करते हैं, फीचर्स में आ जाता है ट्यूटर का काम करते हैं, ट्यूटर ड्यूटीज़ होते हैं, टीचर फैसिलिटेटर करती है अगर कोई भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है तो। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। देन आ जाएगा ट्यूटर का नेचर, कैसा ट्यूटर कैसे पढ़ा रहा है, कैसी ट्यूटी है, और टीचर अगर कहीं पे भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो जो टीचर है वो भी हेल्प कर देती है। एडवांटेजेस क्या है, कंफर्टेबल हो जाती है। देखो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, आपको जो भी डाउट है आप क्लियर भी कर पाओगे, तो कंफर्टेबल लर्निंग होती है, ठीक है। वही आपकी इफेक्टिव लर्निंग हो जाती है, फ्रेंड जो समझाता है वो जल्दी समझ आ जाता है, तो इफेक्टिव लर्निंग हो जाती है। इकोनॉमिक है, ज़्यादा पैसे वाली तो बनी ही नहीं, टीचर ने अपने फ्रेंड ने आपको समझा दिया, पीयर ने आपके सेम एज का या आपके बड़े भाई बहन ने समझा दिया, ठीक है ना। ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप मिलके काम करता है तो ग्रुप की एक्टिविटी भी डेवलप होती चली जाती है। कुछ लिमिटेशंस है, टाइम कांस्टेंट, मान लो बच्चे को ही टॉपिक क्लियर नहीं है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ ओवर ट्यूटरिंग, मतलब कभी कभी जो होता है ट्यूटर जो है बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई पर्पज़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फालतू की बातों पे भी चले जाते हैं, तो ओवर ट्यूटरिंग हो जाती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जॉयफुल लर्निंग। देखो जॉयफुल से नाम आ गया तो जॉय जॉय हो जाओ, अब जो है ये यूनिट खत्म होने वाली है, तो जॉयफुल लर्निंग में हम जो है एकदम खुश होके इसमें जॉयफुल एक्टिविटीज़ होती है जिससे बच्चा अच्छे से मस्ती मजाक और प्ले वे मेथड में सीखता है चीज़ों को, ठीक है ना। मज़े से पढ़ने का मेथड है ये। टीचर एज अ फ्रेंड काम करती है, बच्चों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है, स्टूडेंट फ्रेंडली नेचर होता है, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट होता है, टीचर फैसिलिटेटर का काम करती है, पॉजिटिविटी होती है हर जगह और कोऑपरेशन फुल मिलता है, तो अच्छी जॉयफुल लर्निंग होती है। मान लो अगर आप एक क्लास में आए और आते ही टेंशन वाला माहौल है तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। तो जॉयफुल लर्निंग वाले में क्या होता है कि जब भी आप क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, टीचर की वाइब्स ऐसी होती है कि वो आपको पॉजिटिविटी दे रही है और टीचर इतनी फ्रेंडली बिहेव करती है कि आपको टीचर से ही पढ़ने में, इंजॉय करने में, बात करने में मज़ा आता है और आप उसी चीज़ों में लर्निंग कर लेते हैं। जैसे अब जो है प्ले वे स्कूल्स खुल जाते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों को एक माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चा वहाँ अपना मन लगा के पढ़ सके, मतलब इंजॉय कर सके। पहले शुरू में पहली क्लास में बच्चों को भेजते थे, रोते हुए जाता था बच्चा, लेकिन अब प्लेवे स्कूल में भेजते बच्चा खुश होकर जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे वो जॉयफुल लर्निंग मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद फीचर्स हो जाएंगे, मीनिंगफुल होती है, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन होते हैं,
कॉन्जेनाइल एनवायरनमेंट होता है, टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हर बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है, बच्चा खुद से मोटिवेट होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो खुद पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। अभी आपके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है क्योंकि अभी आपको एग्जाम क्लियर करना है, पर जब आप चीज़ों में इंजॉय करना शुरू करते हो तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाता है, ठीक है। रूटीन क्लास से कुछ ब्रेक मिल जाता है, जॉयफुल हो जाता है, ठीक है। और आप अपनी कंस्ट्रक्टिविज्म को भी डेवलप करते हैं, बच्चा जब एक साथ मिलकर काम कर रहा होता है वो जो अपनी नॉलेज को गेन भी करता चला जाता है। वीकनेसेस क्या है? सीनियर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, छोटे लेवल पे ज़्यादा चलता है। एक्सपेंसिव अप्रोच है क्योंकि जब भी हम चीज़ों को जॉयफुल करना चाह रहे हैं तो हम इक्विपमेंट्स का भी यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूज़ करेंगे, तो वो सब चीज़ों को यूज़ करने पे ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद डिसिप्लिनरी की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, और अगर लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स है तो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनिश। देन हमारा कुछ जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाती है, फील्ड विजिट आ जाती है। मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर हम फील्ड विजिट की बात करें तो फील्ड विजिट से जो रूटीन क्लासरूम का हमारा चल रही होती है लर्निंग, उससे हमें थोड़ा ब्रेक मिलता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, हम बाहर कहीं फील्ड पे जाते हैं और उन चीज़ों को लर्न करते हैं। वो हमारे टॉपिक से होता है, तो बोरिंग जो हम रोज रोज पढ़ रहे होते हैं उससे हमें थोड़ा रूटीन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज इस ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाती हूँ, किसी दिन मैं पार्क में चली जाऊँ, वहाँ एनवायरनमेंट में अच्छे से आपको चीज़ों को दिखा के पढ़ाऊंगी, तो इट विल बी गुड फॉर यू, और इससे क्या होगा, आप जो एंजॉय करेंगे। तो फील्ड ट्रिप्स वगैरह से बच्चे में मोटिवेशन आती है, इंटरेस्टिंग लर्निंग बन जाती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स नहीं हुए तो प्रॉब्लम, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम दूर लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो उनकी सेफ्टी की भी प्रॉब्लम्स होगी, इकोनॉमिक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसकी प्रॉब्लम में आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम चीज़ों को बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम सभी को जो है ये भी चाइल्ड सेंटर्ड को फॉलो करता है, इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी फॉलो होता है, ठीक है। एंड देन अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका वाइडर स्कोप होता है। जब हम चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और वो डिसिप्लिन टेक्निक्स को फॉलो करके लर्निंग को करते हैं, तो उनके लिए इसमें भी जो है फ़ायदा होता है। देन फील्ड ट्रिप्स के कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, हैसल्स हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाता है, लिमिटेड एडिशन ऑफ नॉलेज होता है, हर टॉपिक पे हम अप्लाई भी नहीं कर सकते फील्ड ट्रिप, क्योंकि हर जगह हम लेके नहीं जा सकते हैं, स्कूल के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इसी में एक और लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, वो आप खुद बुक से रीड कर लेना, इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं, दैट इज़ ICT, जिसमें हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये भी एक ICT का पार्ट है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग, जूम मीटिंग्स जो होती थी, तो यूट्यूब वगैरह, तो हम ICT के थ्रू जब पढ़ रहे हैं, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब हम स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा ICT। और इसका भी जो यूज़ है हमारे आज के इरा में, आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा हम इसी के थ्रू पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है, कहीं भी कभी भी लर्निंग हो जाती है, कहीं से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन की एक मेन ज़रूरत है कि अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो हम इजीली उस चीज़ को गेन कर पाते हैं। ICT जो है, इंटरनेट सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस हो जाएंगे, फाइनेंशियल बर्डन बोल सकते हैं, कभी कभी ऑपरेशन मतलब इसको चलाना, यूज़ करना, उसके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। फ़ायदा में क्या हो जाएगा, हमारा मल्टी लर्निंग हो जाएगी, हम कुछ भी कभी भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशंस को भी हम इजीली समझने की कोशिश कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा पैसे तो नहीं लगते क्योंकि इसको सेटअप में लग जाएगा, बट उसके बाद ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, चीज़ों को आप लर्न करते रहते हैं और अपडेट जल्दी हो जाते हैं। अगर मान लो आप स्कूल जा रहे हो, आप जा ही नहीं पाए उस दिन, तो आप कैसे लर्न करेंगे, तो थ्रू ICT आप जो है अपडेट जल्दी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। लर्निंग आपकी बेटर हो जाती है, ठीक है। इसमें वाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पावर पॉइंट, PPTs वगैरह हम बनाते हैं। ई-लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को लर्न करना। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी ये वाली यूनिट। इसमें मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी है, जो भी अगर थोड़ी बहुत बची है, पॉइंट्स बचे होंगे, तो आप एक बार बुक से रीड करना, ज़्यादा मुश्किल छूटा नहीं है। अगर आपने ये पॉइंट, अगर आपने मेरी चीज़ बार बार सुन लिया ना, तो 10 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गए, या 6 तो पेपर में भी याद आ ही जाएंगे, तो वो वाले आप पॉइंट लिख देंगे। सब में सेम ही है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल सेम डिट्टो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी न्यू लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।